वंदे मातरम साथियों। क्या आपका बैंक कभी भी डूब सकता है? इस बात को समझने की आवश्यकता और हमने एक आरटीआई लगाई है। उस आरटीआई की से संबंधित बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज देने वाला हूं और एक बैंक की माली हालत, भारत के एक बड़े बैंक की माली हालत का आज खुलासा होने वाला है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस मुद्दे पर हमने 2020 से लेकर के अब तक कई वीडियो बनाए, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल हटा दिया गया, उससे वो वीडियो हटा दिए गए। इस पुस्तक के अंदर भी मैंने इसको बताने की कोशिश की थी कि भाई सवाल नंबर 178 हाउ बैंक कोलैप्स एंड सवाल नंबर 179 हु वांट्स द बैंक टू कोलैप्स, बैंक कोलैप्स कैसे होते हैं और कौन चाहता है कि बैंक कोलैप्स है। इसमें फायदा किसका है? जब बैंक डूबता है तब किसको फायदा होता है, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता और आज मैं आपको इस बात को समझाने का पुनः प्रयास करूंगा। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इस पूरे माध्यम को, पूरे चीज को समझने के लिए कि बैंक कोलैप्स कैसे होते हैं, दो केस लेंगे, दो केस स्टडी करेंगे। एक केस में वो जो बैंक डूब गया और एक केस वो जो अभी बैंक ठीक काम कर रहा है। चलते हैं, हम बात करते हैं आज पीएमसी बैंक। ये केस नंबर 1 है जो कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जो कि डूब गया, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं आपको उस आरटीआई को बताऊंगा जिसके माध्यम से हम आज खुलासा करने वाले कि एक बड़ा बैंक हिंदुस्तान का, उसकी वास्तविक माली हालत कितनी खस्ता है। ये जो था आपका बैंक, इस बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, पीएमसी बैंक जिसे कहते हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसके पूरे देश के अंदर 137 ब्रांचेस थी। कितना पॉपुलर बैंक था देश का, सोचिए, 137 ब्रांच और महाराष्ट्र के अंदर 100 ब्रांच। और इस बैंक की खासियत यह थी कि ये इसका जो एफडी, जो बैंक में एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट, उसका जो इंटरेस्ट रेट ये हाईएस्ट देता था। तो यहाँ एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि कोई बैंक आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है किसी भी प्रकार का, सेविंग पे या फिक्स पे, तो वहां भी आपको अपने सोचने का नजरिया अब आपको बदलना होगा। पिछले कई वर्षों की मेहनत के बाद देश में लाखों ऐसे क्रांतिकारी तैयार हो चुके हैं जिनके सोचने का नजरिया बदल चुका है। उसी क्रम में ये जो बैंक था, ये बेसिकली एक कोऑपरेटिव बैंक था और बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो फाइनेंशियल सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता था। और ये जो बैंक था ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में लोकप्रिय था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में था और उसके डिपॉजिटर्स, जमा करता 8,50,000। सोचिए कितना भरोसा था लोगों को इस बैंक के ऊपर। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। इसके डिपॉजिटर्स को कुछ पता नहीं था कि बैंक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोग पैसा जमा कराए जा रहे थे, एफडी करवाए जा रहे थे और अचानक से आरबीआई का एक फैसला आता है 23 सितंबर 2019 को, और आरबीआई इस बैंक के ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि बैंक के लेन देन पे रोक लगा देता है 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और अचानक मार्केट में हल्ला मच जाता है कि ये क्या हुआ। और आरबीआई ये कहता है कि अगले 6 मंथ तक आप मैक्सिमम 1,000 रुपया निकाल सकते हैं। ये बात हुई थी 23 सितंबर की और ठीक 3 दिन बाद 26 सितंबर को आरबीआई ने इसे विथड्रॉल लिमिट बढ़ा करके अगले 6 महीने के लिए 10,000 रुपए कर दिया और 5 नवंबर को ये बढ़ा करके 50,000 की गई और 19 जून को बढ़ा करके ये 50,000 से 1,00,000 इसको किया गया। 19 जून को बढ़ा करके ये 1,00,000 किया गया था और 5 नवंबर को बढ़ा करके ये 50,000 किया गया था। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। हजारों लोगों को कई तरह की मानसिक शारीरिक बीमारियां हुई, लाखों लोगों को मेंटल टेंशन और डिप्रेशन हुआ। लोगों ने अपनी जान दे दी, जिंदगी भर की कमाई इन बैंकों में जमा थी। किसी की अपनी लड़की की शादी करवानी है, वो पिछले कई वर्षों से बैंकों में पैसा जमा करा रहा है, एफडी करवा रहा है। अचानक से मालूम चला कि बैंक कोलैप्स हो गया। आरबीआई ने रातों रात जो आदेश पारित किया उसकी वजह से पूरे
देश में और खासतौर से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और अल्टीमेटली ये दो बैंक 2020 में बंद हो गया, डिफंक्ट हो गया, या इसको कहेंगे कहीं और मर्ज हो गया। इसको मर्ज किया गया था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में, लेकिन मर्ज करने का जो जो बैंक का जो कोलैप्स हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, और कारण था HDIL, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस बैंक ने, PMC बैंक ने इस हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, HDIL को लोन दिया, और कितना लोन दिया? 73%। इसके पास जितना पैसा था उसका 73% इसने एक ही कंपनी को लोन दे दिया, और वो कंपनी फोर्ड निकली। 8,300 करोड़ रुपया इसके पास था, इसमें से 6,226 करोड़ रुपया 73% पैसा HDIL को दे दिया गया, और उसके जो प्रमोटर्स थे राकेश और सारंग वाधवा। और ये बैंक जो था, जो HDIL जो था, पिछले कई वर्षों से RBI की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा था, तो इसकी वजह से ये बैंक डूब गया। लेकिन जब बैंक डूबता है तो किसी न किसी को फायदा भी होता है। फायदा किसको हुआ? जिसने इस बैंक को परचेस कर लिया, और परचेस करके एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस लिमिट बैंक में चला गया, और इसका जो सारी ब्रांच इसमें ट्रांसफर हो गई, स्टाफ भी ट्रांसफर हो गया। स्टाफ की पेमेंट कुछ टाइम के लिए होल्ड हुई, लेकिन बाद में दोबारा मिल गई, कोई नुकसान नहीं हुआ। बैंक के जितने भी लोग थे उनको नुकसान नहीं हुआ, RBI को कोई नुकसान नहीं हुआ, RBI के गवर्नर मस्त, सरकार भी मस्त, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, न प्रधानमंत्री को फर्क पड़ा, न गृह मंत्री को फर्क पड़ा, न फाइनेंस मिनिस्टर को फर्क पड़ा देश की जनता को। 100 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर गए। ये बैंकिंग सिस्टम है, और अच्छा खासा चलता हुआ बैंक, अच्छा विश्वास। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिस्टम है फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट जहां पर ट्रिपल ए की रेटिंग वो तक कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब कभी भी कोई भी बैंक कोलैप्स हो सकता है। उस RTI की मैं आपको जानकारी दूंगा, मेरे पास जो RTI है इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके पहले चलते हैं। एक DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन 1961 में बनाया गया, जो कि 78 में स्टार्ट हुआ काम करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रकार से कंट्रोल है, लेकिन ये है सब्सिडरी ऑफ द RBI। ये आपको कुछ गारंटी देती है कि आपका 5 लाख रुपए तक की गारंटी। मान लीजिए आपका 10 लाख पड़ा है तो 5 लाख की गारंटी है, 5 लाख बैंक खा जाएगा। आपकी हार्ड अर्न मनी, GST के पेमेंट देने के बाद की मनी, आपके इनकम टैक्स पेमेंट देने के बाद की मनी, तमाम तरह के टैक्स चुकाने के बाद की मनी जो आपको बचा है, मेहनत की, वो आपका पैसा, पाई रुपया आपका अधिकार था, वो खा जाता है बैंक। और अल्टीमेटली इस बैंक का जो पैसा है वो बंदरबार हो जाता है। ये जो आपको DICGC है, ये आपको सिर्फ ये विश्वास दिलाने के लिए बनाई गई है कि अगर बैंक कोलैप्स हुआ तो ऐसा होगा। अगर कोलैप्स हुआ तो ये योजना है, इसका मतलब बैंक कोलैप्स होगा। इनको पता है, लगभग सारे बैंक कभी न कभी कोलैप्स होते ही हैं। कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में, कोई 200 साल में। आपके ऊपर विश्वास बनाया जाता है, इतना जबरदस्त विश्वास हो जाता है कि दादा बेटे से कहता है, बेटा अपने बेटे से कहता है कि नहीं ये बैंक सुरक्षित है, और बाद में वो चुपचाप अचानक से रातों रात बंद करके आपकी लिमिटेशन लगा दी जाएगी। कोई इसमें से 1,000 रुपए निकाल सकते हैं, आपके 10 लाख जमा, लेकिन आप 6 महीने के अंदर 1,000 रुपए निकाल सकते हैं, और अचानक से मार्केट में बैंक कोलैप्स कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हम एक ऐसे बैंक की बात करने वाले हैं जो भारत का एक बहुत बड़ा बैंक है, जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी RTI हमारे पास है। ये जो RTI है ये हमारे पास है, मैं इसको दिखाऊंगा आपके सामने, दिखाता हूं। ये इसका शेयर होल्डिंग का एक लेटर है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो इनिशियली जो बैंक था, जो फर्स्ट बैंक था, ये 1806 में, इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना। ये बैंक ऑफ कलकत्ता का शेयर होल्डिंग है, और बैंक ऑफ कलकत्ता के जो बिल ट्रांजेक्शन हुए हैं। और इसके बाद 1806 में
1803 में ये बैंक बना, सॉरी 1803 में बैंक बना, ये इसको आप मिस्टेक को ठीक कर दीजिएगा। और 1806 के अंदर ये बैंक ऑफ कलकत्ता जो था, बाद में 1809 में बैंक ऑफ बंगाल बन गया। और बैंक ऑफ बंगाल बनने के बाद 1921 के अंदर इसमें 3 बैंकों का मर्जर हो गया, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और ये बन गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो बाद में इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो एसबीआई जो है वो दुनिया का 48th लार्जेस्ट बैंक है बाय एसेट्स, और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 221वें नंबर पर था 2020 के अंदर। इसकी जो टोटल ब्रांच है 2023 में वो थी 22,406। हमने आरटीआई लगाई, उनसे पूछा कि भैया आपके पास जितनी ब्रांच है उसमें से खुद की ब्रांच कितनी है, खुद का एसेट्स कितना है, कितनी बिल्डिंग किराए पे है और कितनी बिल्डिंग प्रीमिसेस आपके पास है। तो जवाब आया केवल 1126। 95% जो है काम रेंटेड बिल्डिंग पे हो रहा है, इनकी अपनी जो ब्रांचेस है सिर्फ 5% है। ये वो आरटीआई है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दोबारा देखिए आप इस आरटीआई को, ये देखिए ये वो आरटीआई है जिसके अंदर आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस आरटीआई को देखिए, ये एसबीआई की आरटीआई है, और इस आरटीआई को हमने बताया इसके अंदर पूरा। इसको मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको पता चले। ये है वो आरटीआई जिसमें आप देख सकते हैं, इनसे सवाल पूछा गया कि भैया ये बताइए कि कितनी ब्रांचेस आपकी अपनी ऑन्ड है। तो इसका उत्तर हमें दिया गया केवल, टोटल ब्रांच है इनकी 22,406, उसमें से केवल 5% के आसपास 1126 ब्रांच ऐसी है जो इनकी अपनी ओन है। इस आरटीआई के जवाब में उनको मिला। तो एक इतना बड़ा बैंक, ये जो बैंक दुनिया को जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए, दुकान खरीदने के लिए लोन देता है, जिसको ये पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन होता है, फिर भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद करके उसको एप्रिसिएशन नहीं करवा रहा है। और ये बैंक पिछले 200 वर्षों से ज्यादा समय से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रहा है। जो बैंक 200 वर्षों से ज्यादा समय में काम कर रहा है, उसके पास 95% इसकी जो जहां पर ऑपरेशन होता है, जब ब्रांच होती है, वो रेंटेड बिल्डिंग पे है, इसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। इससे से पता चलता है कि इस बैंक की माली हालत कितनी खराब है। दुनिया का कोई भी बैंक, कैसा भी बैंक, बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसको डुबोया जाए। उसको डुबाने से कुछ लोगों को फायदा होता है, जो बाद में जो डूबता है और जिसको परचेस करते हैं और जो पैसों का जो बंदरबाट होता है, वो फायदा जो पहले डुबाता है, कुछ वहां से बंदरबाट निकलता है, और कुछ बाद में जो वैल्यूएशन कम होती है उसको खरीद के उसकी जो वैल्यूएशन को दोबारा बढ़ाया जाता है, वहां से फायदा होता है। इसमें सबको पता है, सरकार को पता है, आरबीआई को पता है, बैंक के स्टाफ को पता है, बड़े बड़े नेताओं को पता है, गवर्नर को पता है, सबको पता है। अगर पता नहीं है तो जनता को पता है। जनता इसके अंदर पिसती है, अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई को नष्ट करवा देती है। भारत की छोड़ी दुनिया के किसी भी बैंक पर विश्वास आपको नहीं करना है। दोस्तों मैंने अपना काम किया है, अब आपको अपना काम करना है। 50% काम मैं करूंगा, 50% काम आप करेंगे। हम दोनों मिलकर के पूरे भारत की जनता को इसको जगाएंगे, एक एक बात को बताएंगे जो हम काम कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को आप इसके बारे में बताएं। यदि आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपको शेयर नहीं करना है किसी भी कारण से, तो आप अपना वीडियो बनाएं, या फोन से बताएं, या किसी और माध्यम से समझाएं, लेकिन अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहयोगियों को, अपने सहपाठियों को, अपने जो भी जान पहचान के लोग हैं, सबको इस पूरे घोटाले के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में बताएं। इस पर विश्वास नहीं करना है। अपना पैसा अगर सुरक्षित रखना है तो थोड़ा थोड़ा कुछ बैंकों में रख सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि बैंकों में रखे ही नहीं, उतना ही रखें जितना रोजमर्रा के लेन देन के लिए, महीने भर के लेन देन के लिए आपके लिए आवश्यक होता है। जय हिंद दोस्तों।